बाढ़ में गरीब बहू के छोले भटूरे। अभी तो कम पैसे बचाए हैं, लेकिन जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा वैसे ही सबको सरप्राइज दूंगी। फिलहाल चलो घर का सारा काम खत्म कर लेती हूँ। उसके बाद प्रीति घर का काम करने लगती है और देखती है कि उनके घर की दीवारें बिल्कुल खराब हो रही थीं। काश कभी हम भी अपने घर की मरम्मत करवा सके और ये घर ठीक हो सके। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाएगा तो मिट्टी का लेप लगा दूंगी, फिर तो सब ठीक ही हो जाएगा। इस तरह खुद से बातें करते हुए प्रीति घर का काम कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसकी सास बाहर पड़ोसनों के साथ बैठी हुई थी। सोच रही हूँ अगले महीने जाकर शहर हो आऊंगी। सुना है कि वहाँ बाजार बहुत अच्छा है और कुछ जगह पर तो बहुत ही सस्ता सामान भी मिलता है। हाँ हाँ, बिल्कुल जाकर देखना चाहिए। मैं तो वहाँ पर 50 बार जा चुकी हूँ। वहाँ पर वैरायटी भी बहुत तरह की मिलती है, बस यहीं पर बहुत कम तरह का सामान मिलता है। अरे यहाँ पर तो क्या ही मिलता है, यहाँ पर तो कुछ भी वैरायटी नहीं मिलती है। सच कहूँ तो शहर जाने में भी कोई फायदा नहीं है। मैं तो दुनिया की मार्केट घूम चुकी हूँ, कुछ नहीं है। हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग चीजें होती हैं। क्या कहा, दुनिया की मार्केट घूम ली है? अरे जा जा सविता, तू भी बहुत कुछ फेंकती है। अरे मैं कुछ नहीं फेंकती, तुझे पता है मैं अमेरिका, लंदन, पेरिस तक की मार्केट देखी हूँ। मुझे सब पता है कि वहाँ पर कौन से बाजार से क्या मिलता है और क्या नहीं। वहाँ के लोग बहुत सी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो हम कभी इस्तेमाल भी नहीं करते। अगर ऐसा ही है तो कभी हमारे लिए कुछ क्यों नहीं लेकर आई? हमारे लिए भी तो तुझे थोड़ा बहुत कुछ लेकर आना चाहिए था ना। इस तरह शीला और सविता की बहस होने लगती है और मुझे तो लगता है जिज्जी हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए। अब इन दोनों की बहस को ज्यादा ही बढ़ गई है। एक फेंकने में लगी रहेगी तो दूसरी लपेटने में। चलो चलते हैं। सही मौका देखकर शांति और सरला वहां से खिसक जाते हैं। दोनों अपने घर की तरफ आ रही थी। बारिश का मौसम आने वाला है और बताओ तुम इस बार खेत में कौन सी फसल उगाने वाली हो? मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार अपने खेत में धान ही उगा लूं। बच्चे भी यही कह रहे हैं तो सोच रही थी कि फिर इसी तरीके से कर लेते हैं इस बार। बाकी फिर बाद में देख लेंगे कि क्या करना है। हाँ बिल्कुल सही है। अब तो हमारे पास खेत भी नहीं है। जब से उनकी तबीयत खराब हुई थी तब से बस घर में इतने बुरे हालात हो गए कि बस ऐसे ही भगवान की कृपा से ठीक ठाक गाड़ी चल रही है। अरे तो ठीक गाड़ी चल रही है तो चिंता खाए बात की ले रही हो? बस गाड़ी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इस तरह दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रही थीं। तभी उन्हें घर से उड़ता हुआ पतीला आते हुए नजर आता है, जो उनसे बस कुछ ही कदम आगे आकर गिर जाता है। अरे बाप रे, कौन है ये नालायक जिसने ये पतीला हमारे ऊपर फेंक कर मारा है? अगर गलती से हमें लग जाता और कोई नुकसान हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? और छुप कर कौन वार कर रहा है? हिम्मत है तो जरा सामने आकर दिखाओ। तभी सामने वाले घर से लड़ाई की बहुत ज्यादा जोर जोर से आवाज आने लगती है, जिसके बाद शांति सरला को चुप करवाते हुए कहती है, मुझे तो लग रहा है कि ये नेहा और रजत के घर से आवाज आ रही है। हमें लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। आज पता नहीं कौन सी टेंशनबाजी चल रही है उनके घर में। अच्छा तो इन लोगों का कमाल है, इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। वहीं दूसरी तरफ नेहा और रजत के घर में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही थी। अरे अब बस भी करो, इतनी ज्यादा लड़ाई क्यों कर रही हो? और कितना सामान घर के बाहर फेंकोगी? या और कितने सामान का नुकसान करना चाहती हो तुम? क्या कहा? मैं ही नुकसान कर रही हूँ ना, लेकिन जो मेरी जिंदगी में हो रहा है उसे कोई नहीं देख रहा और ना ही कोई मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहा है। सच कह रही हूँ, मेरे तो कर्म फूट गए हैं तुमसे शादी करके। पता नहीं कौन सी मनुष्य में मैंने तुमसे शादी करी थी। आखिर क्यों नेहा और रजत इतना ज्यादा लड़ रहे थे और नेहा रजत को इतने कटु शब्द क्यों कह रही थी? जो भी है, लेकिन रजत को नेहा की यह बात बहुत ज्यादा चुभ जाती है और वो उदास होकर वहां से चला जाता है। शाम को वो चाय की टपरी पर उदास होकर बैठा था जब रोहन वहां जाकर उससे बात करता है। सारी बातें सुनने और समझने के बाद वो कहता है, मैं जानता हूं कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसे भी तुम्हारे प्यार का इतना ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। तुम दोनों को ही एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना चाहिए, वरना इस तरीके से कभी भी घर नहीं चल सकता। मोहन रजत को समझाता है और घर वापस आ जाता है, जहां तक प्रीति ने सबके लिए आज सूखे दाल चावल बनाए थे और जब वो सब को खाना परोसती है तो, बेटा आज तुमने दाल चावल के साथ आलू की भुजिया नहीं बनाई? नहीं पापा जी, दरअसल आज सब्जी खत्म हो गई थी और शाम को बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से मैं सब्जी लेने नहीं जा सकी। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। जो स्वाद दाल चावल का है वो और किसी में भी नहीं। हाँ, अब तो बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और अब बारिश का मौसम काफी जबरदस्त होने वाला है। कल की भी बारिश बताई जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ कल कॉलेज की छुट्टी कर लेती हूँ। तुम्हें तो बस कॉलेज की छुट्टी करने का बहाना चाहिए और तुम्हारा पढ़ने लिखने में मन थोड़ी लगता है। ऐसा नहीं है भैया, मेरा पढ़ने लिखने का मन नहीं करता,
मेरा मन तो करता है, लेकिन बारिश के मौसम में बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि इतना ज्यादा कीचड़ हो जाता है और गलियों में पानी भर जाता है कि बस पूछो ही मत। कॉलेज जाने तक ही मेरी हालत खराब हो जाती है और सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए मेरा बारिश के मौसम में बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। हाँ, सो तो है, बारिश के मौसम में भला किसका ही मन करेगा बाहर जाने का। सब ऐसी बातें कर रहे थे और अगले दिन प्रीति पैसे जोड़कर दुकान से कुछ छोले और मैदा लेकर आती है और बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो सबको सरप्राइज देने के लिए सुबह सुबह ही छोले भटूरे बना रही थी। छोले उबालने के बाद उसने एक कढ़ाई में छौंक तैयार करके उसमें छोले पकने के लिए रख दिए थे और मैदे का आटा भी उसने लगाकर साइड में रख दिया। आज तो सबको छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। बड़े दिनों की मेहनत से पैसे जोड़कर सबके लिए सामान लेकर आई हूँ और देखना सबका चेहरा कैसे खिल जाएगा। शुरुआत में पहली रसोई में बनाए थे, सबको अच्छे लगे थे। उसके बाद जब सब उठते हैं तो अच्छी खुशबू का घर में एहसास होते हुए पूछते हैं, इतनी कड़क खुशबूदार खुशबू कहाँ से आ रही है? क्योंकि मैंने छोले बनाए हैं और आप सब जल्दी से मुंह हाथ धोकर खाने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि मैं सबके लिए अभी गर्मा गर्म भटूरे भी बनाऊंगी। ये बात सुनकर तो सबके चेहरे खिल जाते हैं और सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या हम बिना हाथ मुंह धोकर नहीं बैठ सकते? मुझसे तो अब कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा मन तो खाने का बड़ा कर रहा है, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। हाँ भाभी, बिल्कुल, आपने तो सुबह सुबह हमारा मूड एकदम फ्रेश कर दिया। आज तो मजा आने वाला है। हाँ वही तो, रात को भले ही सूखे दाल चावल खाए थे, लेकिन अब सुबह अगर छोले भटूरे खाएंगे तो दिन एकदम आनंदित हो जाएगा। मैं जब तक भटूरे बनाने की तैयारी कर रही हूँ तब तक आप लोग तैयार होकर आ जाइए। चलो सब जल्दी तैयार होकर आ जाओ। बाकी दिन नाश्ता करने की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन आज कभी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो रहे थे, इसलिए सब जल्दी तैयार होकर खाना खाने के लिए जमा हो जाते हैं। और उसके बाद प्रीति सबको गर्मा गर्म छोले और भटूरे परोसती है और जब सब गर्मा गर्म छोले भटूरे का आनंद लेते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। बेटा, सच में तुमने तो कमाल कर दिया। कितना अच्छा स्वादिष्ट नाश्ता करवाया है आज तुमने। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पहली रसोई पर भी तुमने इतने स्वादिष्ट भटूरे बनाए थे और आज भी तुमने कमाल कर दिया। हाँ भाभी, इंसान चाहे जिंदगी में कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन जब भी आपके छोले भटूरे खाएगा तो आनंदित हो जाएगा। बिल्कुल, इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। सच में आज का दिन तो सबसे अच्छा था, जो हमारा पसंदीदा छोला भटूरा खाने को हमें मिल गया। इस तरह सभी बड़ी खुशी से छोले भटूरे खा रहे थे। अभी हमने सबकी छोटी सी जिंदगी की एक झलक देखी, लेकिन कुछ ही पलों के अंदर इन सब की जिंदगी अचानक से बदलने वाली है। सब लोग खेत में अपना अपना काम कर रहे थे। कोई धान बो रहा था, कोई ज्वार और कोई बाजरा। सब अपने अपने काम में मगन हो रखे थे। अरे हमने खेत का तो काम कर लिया, लेकिन सोच रहा हूँ कि क्यों ना अभी खेत की सिंचाई थोड़ी सी नदी के पानी से ही कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी खेत की सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत जबरदस्त और तेज बारिश बता रखी है, और अगर तूने सिंचाई कर दी और ऊपर से और पानी आ गया तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल का तो सत्यानाश हो जाएगा। दिन की भी बारिश बताई थी, लेकिन बारिश तो हुई नहीं। और कैसे मौसम विभाग वाले होते हैं, जिस समय जो मौसम का हाल बताते हैं उस समय तो वैसा कुछ होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, सिर्फ आज रात का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि अगर जबरदस्त बारिश हो गई तो फसल को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इस तरह दोनों बात करके घर वापस आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गली में एक भिखारी दर दर भटक कर खाना मांग रहा था। कोई इस भूखे को खाना दे दो। वो पड़ोस की एक अमीर महिला का दरवाजा खटखटाता है, जो गुस्से में दरवाजा खोलती है। क्या है? क्यों अपने गंदे हाथों से मेरे दरवाजे को छू रहा है? माई, कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लग रही है। पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कम से कम एक सूखी रोटी ही दे दो तो थोड़ा पेट भर जाएगा। चल भाग यहाँ से, मेरे पास कोई खाना वाना नहीं है। मैं तुम जैसे फ्रॉड को अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें कमाने की तो आदत होती नहीं है और सिर्फ बस मांग कर ही खाने की आदत होती है। जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो भिखारी उदास होकर आगे बढ़ता है और प्रीति ने ये सब देख लिया था, इसलिए वो उसे रोकती हुई कहती है, आप जरा रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद प्रीति घर के अंदर जाती है और भिखारी को खाना ला कर देती है और कुछ बिस्कुट के पैसे भी देती है। आपको बाद में भूख लगे तो बिस्किट खा लेना, और कभी भी अगर कहीं से खाना न मिले तो आप अपनी चौखट पर आकर कभी भी खाना ले सकते हैं। मैं आपको खाना जरूर खिलाऊंगी। इस तरह सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और रात को अंधाधुंध तेज बारिश होने लगती है। खिड़की से गरजते हुए बादलों से कड़कड़ाती हुई बारिश को होता हुआ देखकर महेश खुद से कहता है, अच्छा है कि मैंने राजेश की बात मान ली, और अगर उसकी बात नहीं मानी होती तो बहुत बुरा हो सकता था। लेकिन बुरा तो अब और भी ज्यादा होने वाला था। बारिश इतनी ज्यादा तेज होने लगती है कि मानो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ नदी में भी पानी का उफान बढ़ता ही जा रहा था।
क्योंकि उसके आसपास के बरसते बादल फट गए थे, जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा गिर रहा था। इतनी तेज बारिश होने की वजह से गली में भी पानी ठहर रहा था और रात को ही लोगों के घरों के अंदर पानी आ रहा था। अरे आज एक ही दिन की बारिश में इतना ज्यादा पानी घर के अंदर आ रहा है। सच में भाभी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। अभी पहले जितनी भी बारिश हुई थी उसमें तो ऐसा कुछ भी ऐसा हाल नहीं हुआ था, और अब देखो रात की एक बार की बारिश में ही क्या हो गया है। लगता है आज सबको चारपाई पर बैठकर ही रात गुजारनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, जैसे ही थोड़ी सी बारिश रुकेगी वैसे ही हम पानी बाहर निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में भी बवाल मचा हुआ था। पता नहीं कैसी मुसीबत है, एक तो पहले ही जिंदगी इतनी खराब चल रही थी और ऊपर से अब इस बारिश के मौसम में भी दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में आखिर कुछ अच्छा क्यों नहीं हो सकता। तुम हर चीज में इतनी सारी परेशानी क्यों ढूंढ लेती हो? सिर्फ हम ही अकेले परेशान नहीं हो रहे, पूरा मोहल्ला परेशान हो रहा है। जरा खिड़की से बाहर देखो तो सही कि कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। मुझे कुछ भी तर्क वितर्क देने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी घर हैं जिनका बारिश की वजह से थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो आखिर हम उन कुछ चुनिंदा लोगों में से क्यों नहीं है, बताओ जरा। इस तरह नेहा फिर से रजत से लड़ाई करने लगती है और पूरी रात छम बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुबह जाकर थोड़ी सी शांति होती है तो सब लोग घर के बाहर आते हैं और देखते हैं कि गली के अंदर पानी भरा हुआ था। इतना ज्यादा पानी भर गया है, मुझे तो चिंता है कि हमारे खेतों में भी पानी भर गया होगा। बिल्कुल सही कहा, इस तरीके से तो सारी फसल खराब हो जाएगी। और इतना ज्यादा पानी भर गया है तो हम इसकी निकासी कैसे करेंगे भला? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत पानी निकल जाएगा। अभी पानी काफी कम है तो ये हो सकता है कि रात तक निकल सकता है। इस तरह सब लोग एक दूसरे को समझा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। शाम तक तो बारिश नहीं होती, लेकिन फिर से बहुत तेज बारिश होने लगती है और शाम को भी बारिश अगले दिन सुबह तक होती ही रहती है, जिसकी वजह से गलियों में भरा हुआ पानी और ज्यादा बढ़ने लगता है और लोग परेशान होने लगते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इतनी परेशानी में तो काफी दिक्कत हो सकती है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, और ऊपर से हमारा घर काफी पुराना भी है। अगर इसमें दरार आ गई तो घर बिगड़ जाएगा। साथ में हम लोग अब सोने और बैठने लायक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हर जगह सिर्फ पानी ही पानी भर रहा है। अभी तो सिर्फ पानी भर रहा है, मैं तो सोच रही हूँ कि कहीं गलती से भी हर जगह त्राई त्राई हो जाए। सभी लोगों के घरों के अंदर पानी आ रहा था। सविता, जिसका घर टाइल पत्थर से बना हुआ था और काफी अच्छी बनावट में था, लेकिन प्रकृति कहाँ किसी को छोड़ती है, सबका बराबर हिसाब किताब होता है। हे भगवान, मेरे सारे सोफे गद्दे सब कुछ खराब हो रहे हैं। इतना महंगा सोफा सेट लेकर आई थी और सब कुछ पानी में बह रहा है। पता नहीं ये कब ठीक होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे मम्मी जी, सोफे वगैरह तो सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारी जान पर बनाई ना तो हम क्या करेंगे? आपने देखा था ना कि किस तरीके से दूसरे स्टेट के अंदर बाढ़ आ रही थी, और मुझे तो वैसे ही लक्षण दिख रहे हैं। अरे चुप कर, काली जुबान से क्या गलत शलत बोले जा रही है। अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल किया कर, कुछ भी अनाप शनाप बक रही है। अरे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी तेज बारिश हो रही है, और सुना है कि नदी के आसपास बादल फट गया था, इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा पानी भर रहा है। 1-2 दिन की बारिश के बाद जब ये बादल शांत हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। हालांकि कभी भी मुसीबत के लिए हर कोई अपने आप को तैयार ही करता है कि कुछ गलत न हो, लेकिन हमेशा उनके सोचने जैसा ही कुछ हो सकता हो, ऐसा संभव नहीं। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, और वहीं दूसरी तरफ नहर और नदी का पानी मिक्स होकर गांव के अंदर बढ़ता ही जा रहा था। सब लोग अपनी अपनी छत पर जाकर बाढ़ से बचने की कोशिश कर रहे थे। हे भगवान, हमारे गांव में क्या हो गया? देखो तो हर जगह से पानी ही पानी हो गया है। अब हम सब क्या करेंगे? मेरा घर तो पूरा डूब गया है, और यहाँ तक कि मेरे महंगे सोफे और मेरा महंगा सारा सामान भी खराब हो रहा है। सामने वाली छत से प्रीति चिल्लाते हुए कहती है, आंटी, मुझे लगता है कि फिलहाल आपके घर और सोफे के बारे में आपको इतना नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपनी जान और खाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं आप सबसे कह रही हूँ, अगर घर में जितना भी खाने का सामान है उसे अच्छे से प्लास्टिक और लोहे के डिब्बे में पैक कर लीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और हमें उसके लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। तब सामने वाली छत से सरला कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। अगर हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए हम सबको कोशिश करनी है कि खुद को भी हम बाढ़ के पानी से बचा कर रखें, और साथ ही खाने पीने का भी सामान साथ में रखें, ताकि हम सब मुसीबत के समय कम से कम कुछ खा पी तो सके। आपस में सब लोग इस फैसले पर पहुंचते हैं और अपने घरों के अंदर जो भी खाने का सामान होता है उसे बचाने की तो कोशिश कर ही रहे थे, और अब उसे छत पर लाकर काफी टाइट कंटेनर्स में बंद कर लेते हैं ताकि सब कुछ सही रहे। फिलहाल थोड़ी देर बारिश रुकी थी।
मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हम क्या करें, यहाँ पर तो खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब प्रीति नीचे जाती है और कढ़ाई लेकर आती है और साथ में छत के ऊपर ही ईंट का चूल्हा बनाकर वहां पर खाना बनाने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि सारी लकड़ी गीली हो गई थी, इसलिए वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। माफ करना, लेकिन अभी खाना बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि सारी लकड़ी गीली हो गई है और ऐसे में उन्हें जलाकर खाना बनाना तो बिल्कुल ही ज्यादा असंभव सा लग रहा है। सामने वाली छत से राजेश कहता है, तो अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और हम यहाँ छत पर फंस कर रह गए हैं। तभी वहां दूरी से नदी का पानी एकदम से बहते हुए आता है और कुछ लोगों के घर तोड़ देता है, जिसके बाद सभी लोग बाढ़ के पानी में गिर जाते हैं। कुछ लोग तो तैरते हुए पेड़ों के तनों का सहारा लेते हैं और कुछ लोग जिन्हें तैरना आता था वो एक दूसरे की आपस में जान बचा रहे थे। शांति का परिवार पेड़ के तने के ऊपर बैठा हुआ था। प्रीति और निधि, तुम माँ और पिताजी का अच्छे से ध्यान रखना। मैं बाकी गांव के डूबते हुए लोगों को बचा कर आता हूँ। ठीक है जी, लेकिन आप ध्यान रखना। अब सभी लोगों की मजबूरी हो गई थी कि उन्हें घर छोड़कर ही जाना पड़ रहा था, लेकिन जाते कहाँ और किस तरह। कुछ लोगों ने पेड़ के तनों पर बैठकर लकड़ी का सहारा लेकर उसे नाव बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने जो भी तैरता हुआ सामान मिला उसके ऊपर बैठकर खुद को बचाने की कोशिश की। जिस तरीके से एक फ्रिज बहते हुए जा रहा था तो उसके ऊपर बैठकर सब लोग वहां से जा रहे थे। सभी गांव वाले एक दूसरे की मदद कर रहे थे। रोहन भी कुछ डूबते हुए लोगों की जान बचाकर उन्हें सब चीजों पर सवार करके आगे बढ़ रहा था। अरे बेटा, मुझे तैरना नहीं आता। अब मुझे लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। अरे काका, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं आपको लेकर जाऊंगा। सामने वाले तने पर नेहा बैठी हुई थी और वो दूर से रजत को देख रही थी। हे भगवान, बस उनकी जान बचा लेना। ये इतना समय क्यों लगा रहे हैं? मेरा तो दिल बैठे जा रहा है। साथ ही वहां पर कुछ कैंपिंग वाले भी उन लोगों की जान बचाने आ जाते हैं और जो लोग ज्यादा खस्ता हालत में थे उन्हें नाव में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। इस तरह बड़ी मुश्किल से बाढ़ का पानी पार करते हुए आखिरकार सब एक जंगल पर पहुंच जाते हैं, जो कि गांव से काफी ऊंचाई पर था और वहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता था। आखिरकार सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट से हैं। आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप सबको यहाँ पर रहना होगा और क्योंकि हम सबको एक साथ लेकर नहीं जा सकते, बाकी जगहों पर भी बड़ी समस्या हो रही है। उम्मीद है कि ये जंगल आप लोगों के लिए एकदम सुरक्षित होगा। हम आपके लिए यहाँ पर खाना भिजवा देंगे। इतना कहकर वो लड़का अपनी टीम के साथ चला जाता है और जब गांव के सभी लोग वहां पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो सब थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन नेहा रो रही थी क्योंकि हे भगवान, अभी तक मेरे पति क्यों नहीं लौटे हैं? आखिर वो कहाँ रह गए हैं? सब लोग नेहा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, वो सही सलामत आ जाएंगे। मुझे कहीं पर मम्मी जी भी नजर नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ रह गई। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। इस तरह गांव के एक दो लोग अभी मिसिंग थे और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सभी को थोड़ी सी खिचड़ी देकर चले जाते हैं और सब लोग मन मारकर खाना खा रहे थे, क्योंकि एक ही पल में उनका सब कुछ उजड़ चुका था। और फिर ऐसी हालत में जंगल में रहना भी कितना मुश्किल हो रहा था। 2-4 दिन बीत जाते हैं और वो लोग रूखा सूखा ही खा रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है। हम यहाँ जंगल में बैठे हैं और हमारे घर तबाह हो चुके हैं। मैंने अपनी आंखों से अपने घर को टूटते हुए देखा, खेत भी उजड़ गया है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। सही कहा, हम और हमारे बच्चे यहाँ पर फंस कर रह गए हैं। हम क्या ही कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कभी भी जिंदगी में हमारी जिंदगी वापस सामान्य हो जाएगी। इस तरह सब लोग निराश होकर बातें कर रहे थे और तभी थोड़ी देर बाद वहां पर रजत सविता को लेकर आता है, जिसे देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर रजत के पास जाती है। आप एकदम सही सलामत वापस लौट आए हैं। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। कमाल कर दिया। मुझे तो लगा था कि मुझसे शादी होकर तुम्हारी जिंदगी एकदम तहस नहस हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मुझे देखकर तुम्हें कभी इतनी खुशी भी होगी। क्यों नहीं होगी? आखिर पैसे कमाने के लिए आपसे लड़ना मेरी अलग मजबूरी और अलग बात है, लेकिन परिवार के सदस्य के बिना रहना संभव थोड़ी है। एक तरफ नेहा खुश हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सविता बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। मेरा घर टूट गया, इतने महंगे सोफे लेकर आई थी, इतना ज्यादा पैसा लगाया था, सब कुछ तबाह हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हम कैसे जिएंगे। मुझे तो जीने का भी कोई फायदा नहीं लग रहा। इससे अच्छा तो घर के साथ मैं भी। सविता आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही प्रीति उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। आप सब इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोगों की जिंदगी किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी हो सकती है क्या? पिछले 4-5 दिन से देख रही हूँ, हर कोई बस उदास बैठा है और बार बार अपनी जिंदगी को कोस रहा है। आंटी जी, घर में चाहे कितने भी महंगे सोफे या महंगा सामान क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी इंसान की जिंदगी से कीमती नहीं हो सकता। हम सबकी जिंदगी बच गई, हमारा परिवार सही सलामत है और हम जब जिंदगी में आए थे तो बिना पैसों के आए थे, तो ऐसा कुछ है।
कि हम यहाँ से सही सलामत बचने के बाद दोबारा अपनी जिंदगी को शुरू कर सकते हैं। बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, लेकिन इस मुसीबत में हमें अंधकार के अलावा और कुछ दिख भी तो नहीं रहा है। सही कहा। अभी तक तो मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं, कम से कम हम जीवित तो हैं, वही बहुत है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ जिंदा रहना ही सब कुछ नहीं होता। इतने दिनों से हम सिर्फ क्या खा रहे हैं? दाल चावल खिचड़ी, बस। एक तो ऐसा खाना खा खा कर मैं तो बहुत ज्यादा पक गई हूँ। मैं मानती हूँ, लेकिन हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होना है और ना ही हमें बुरा सोचना है, क्योंकि अगर हम जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना ही नेगेटिव होगा और जितना पॉजिटिव सोचेंगे तो उतना ही अच्छा हमारे साथ होगा। इस तरह सब लोग बस मुरझाए हुए थे और आखिर उनके ऊपर इतनी बड़ी आपदा जो आई थी, उन्होंने अपने सामने कुछ चंद सेकंड में अपनी पूरी जिंदगी के कमाए हुए पैसों से बने हुए घरों को बिखरते हुए जो देखा और अपनी जिंदगी को अचानक से एक बुरे मोड़ पर आते हुए जो देखा, तो ऐसे में कौन सा इंसान जो उदास न हो। लेकिन प्रीति भी हार नहीं मानने वाली थी। वो अपने परिवार के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी थी। कोई बात नहीं भाभी, आप किसी भी विचारधारा को नहीं बदल सकती, इसलिए ये सब छोड़िए। लेकिन प्रीति भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाली थी। वो घोषणा करती है, आप सबको लगता है ना कि हम मुसीबत के समय में भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो ये बहुत गलत है। मैं अभी आप सबको कुछ छोले भटूरे बनाकर खिलाती हूँ। सब लोग समझते हैं कि प्रीति मजाक कर रही है, इसलिए हंस देते हैं। बेटा, काफी अच्छा जोक मारा था तुमने, हमें थोड़ी सी हंसी आ गई। कोई बात नहीं, अब तुम बैठ सकती हो। अरे शांति, अपनी बहू को समझा, ये आज तो सविता से भी ज्यादा ऊंची ऊंची फेंक रही है। तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं फेंकती हूँ? ठीक है, अगर किसी को विश्वास नहीं है तो मैं करके ही दिखाऊंगी। उसके बाद प्रीति थोड़ी सी मिट्टी लेकर आती है और वहां पर एक बड़ा सा चपटा सा छोटा सा चूल्हा बनाने की तैयारी करती है। साथ में वो मिट्टी का एक बड़ा सा घड़ा भी बना लेती है और उसे सूखने के लिए रख देती है। शुरुआत में तो सब बस उसे ऐसे ही देख रहे थे, लेकिन उसकी सच्ची लगन देखकर पायल उसकी मदद करने आगे आती है। मैं नहीं जानती कि आज हम छोले भटूरे खा पाएंगे, लेकिन बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। और वो खाली बैठे बैठे भी बोर हो रही हूँ मैं। चूल्हा तैयार करने के बाद वो लोग जंगल से लकड़ी इकट्ठी करके लाते हैं और कुछ पत्थर भी साथ में। जब लोग तैर कर आ रहे थे तो बाढ़ में आए हुए सामान के साथ एक बड़े सा पतीला भी आ गया था। प्रीति उसे लेकर आती है और उसके बाद वो 2 लोहे के डिब्बे लेकर आती है। मैंने कहा था ना कि हमें अपनी जान के साथ साथ खाने का भी थोड़ा सामान बचाना चाहिए। मैंने छोले का डिब्बा बचाया था और ये आटे का डिब्बा तैरते हुए यहाँ आ गया। इस छोले के डिब्बे में थोड़ा बहुत मिर्च मसाला रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास तो मैदा है नहीं। और तुमने सबको छोले भटूरे खिलाने के लिए बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? बिना मैदे के तो छोले भटूरे नहीं बन सकते। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। उसके बाद प्रीति एक कपड़े का टुकड़ा लेती है और उसमें से 3-4 बार आटे को एकदम बारीक तरीके से छान लेती है, जिसके बाद वो मैदे में कन्वर्ट हो जाता है। तभी वहां पर नेहा भी उसकी मदद करने आ जाती है और उसके बाद वो सब सारे मिर्च मसाले पहले तैयार करने के बाद तैयार किए हुए छोले में जंगल के पार वाली नदी से पानी लेकर आती है, जिसकी मदद से वो पहले कढ़ाई में छोले उबाल रही थी। नेहा मैदे के आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर रही थी। मैं जब तक सभी के लिए पत्तों से पत्तल बना देती हूँ ताकि सबको आराम से खाना मिल सके। प्रीति और पायल और साथ में निधि भी अब उनकी मदद करती है। जंगल में बहुत सारे पत्ते लेकर आते हैं और उसके बाद पत्तल बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सारी तैयारी होने के बाद जब छोले में छौंक लग जाता है तो काफी अच्छी खुशबू आती है। खुशबू आ रही है, मेरा तो मन ललचा रहा है। रुक जा, अभी तो बस छोले बने हैं, भटूरे बनाना बाकी है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सब्जी सभी के पत्तल से निकालकर और थोड़ी सी मिट्टी के घड़े में निकालकर रख दी जाती है। उसके बाद कढ़ाई में तेल डालकर छोले भटूरे बनाने की तैयारी की जाती है। एक साफ लकड़ी को ले लिया जाता है क्योंकि वहां पर कड़छी तो थी नहीं। इसके बाद हाथों से भटूरे को बड़ा करके आराम से कढ़ाई में गर्म खौलते तेल में डाला जाता है और लकड़ी की मदद से उसे पलटा जाता है और निकाला जाता है। एक साथ कई सारे भटूरे डाले जा रहे थे। इस तरह छोले भटूरे बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सभी को एक एक करके छोले भटूरे खाने के लिए दिए जाते हैं। कितने टाइम से लोगों ने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए खुद को रोक नहीं पाते और खाना शुरू करते हैं। अरे बेटा, तुमने तो सच में कमाल कर दिखाया। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब है। क्या बेटा, मुझे थोड़ी और सब्जी मिल सकती है? इसे खाकर तो एकदम हम आनंदित हो गए हैं। जी बिल्कुल रोहन जी, आप एक बार सबको सब्जी डाल दीजिए, हम जब तक और गर्मा गर्म भटूरे बना रहे हैं। रजत और रोहन सबको खाना सर्व करते हैं। बेटा, आज के बाद तुम्हें हम कभी भी मजाक में नहीं लेंगे। तुमने तो सच में जो नामुमकिन था उसे भी मुमकिन कर दिखाया और कितने अच्छे से तुमने ये सब किया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। पैसों से ज्यादा कीमती हमारी जिंदगी है और साथ में इतना स्वादिष्ट खाना भी। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई इतना स्वादिष्ट छोले भटूरे खाने के बाद तो।
इस तरह सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी ने पेट भरकर खाना खाया था। इस तरह सबका मूड बहुत ठीक हो जाता है और उसके बाद सब आपस में एक दूसरे का साथ काफी अच्छे से बातें करने लगते हैं और अपने पुराने किस्से याद करके हंसी मजाक करने लगते हैं। तब एक बूढ़े व्यक्ति के कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अरे मेरी कमर में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। सच कहूँ तो मेरी भी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। प्रीति सबकी तकलीफ को समझती है और इसके बाद वो पायल, निधि और प्रीति को इकट्ठा करके जंगल के अंदर जाती है और बहुत सारी घास लेकर आती है और उसके बाद इकट्ठी हुई घास की मदद से सबके लिए पतले पतले नरम नरम से गद्दे बनाने की कोशिश करती है। इसके बाद सभी को लेटने के लिए घास का मुलायम बिस्तर दिया जाता है और जब सब उसके ऊपर बैठते हैं और कुछ लोग लेटते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। शांति, तेरी बहू ने तो सच में हमारा दिल जीत लिया। हम तो उसके बहुत बड़े फैन हो गए हैं। अरे हमारे इतनी मुसीबत और इतने बुरे दिनों को भी इसने इतना अच्छा बनाया है, सच में। इसलिए तो कह रही थी आंटी जी कि हमें इस तरीके से निराश नहीं होना चाहिए। मुसीबत में भी अगर हम धैर्य से काम लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, हम तुम्हारी बात से सहमत है। अब हम थोड़ा चिंतित हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, घर भी नहीं बचा है। परिवार के साथ कैसे रहेंगे? आंटी जी, मैंने कितनी आसानी से आप सबके लिए घास का बिस्तर तैयार किया है, तो क्या हम कुछ ईंटें और मिट्टी, छोटे मोटे सामान की मदद से अपने घर नहीं बना सकते? कहते हैं बुरे वक्त में इंसान को बस एडजस्ट करना सीखना चाहिए, वो भी बिल्कुल सही एटीट्यूड के साथ। अगर हम पॉजिटिव होकर खुद घर बनाएंगे तो फिर किसी ने कहा है ना कि जान है तो जहान है। प्रीति सभी के अंदर जोश भर रही थी और सब उसकी बात से सहमत भी हो रहे थे। हाँ बेटा, अब तुमने हमारे अंदर नई उमंग भेजी है। सच कहा, जान है तो जहान है। हम अपना जहान दोबारा तैयार करेंगे। इस तरीके से सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें फिर से एक नया मोटिवेशन और एक जिंदगी में नई उमंग मिल जाती है। इस तरह सभी लोग जंगल में एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए कुछ दिन बिताते हैं और वहां से कुछ फल फ्रूट इकट्ठा करके खा लेते हैं और कैंपिंग के द्वारा आए हुए खाने को खाकर सब अपनी पूर्ति कर रहे थे। कुछ दिन बाद जब हालात ठीक होने लगते हैं तो उसके बाद सभी लोग वापस अपने गांव में आते हैं और प्रीति के आइडिया के अनुसार ही सब लोग नॉर्मल से घर बनाने लगते हैं। ये सब हो रहा था कि सभी प्रीति को एक दिन कुछ गिफ्ट देकर जाते हैं। लेकिन आंटी जी, इन सब की क्या जरूरत थी? बेटा, मुसीबत में तो तुमने हमारा कितना साथ दिया, बस उसी के लिए छोटा सा तोहफा है। और जब हम सबके घर बनकर तैयार हो जाएंगे तो हम चाहते हैं कि तुम फिर से हम सबको छोले भटूरे बनाकर खिलाओ। हाँ बेटा, बनाकर खिलाओगी ना? बहुत स्वादिष्ट थे। कहीं हम ज्यादा तो नहीं मांग रहे? बिल्कुल बनाऊंगी आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए। बस हम सब जो अपनी मेहनत से अपना घर बना रहे हैं उसके बाद सबको जरूर खिलाऊंगी। उनके जाने के बाद क्या बात है भाभी, आपकी तो कुछ ज्यादा ही फैन फॉलोइंग हो रही है। हमारी बहू है ही कमाल, जिसने मचा दिया धमाल। इस तरह सब खुश हो जाते हैं और 6 महीने बाद जब गांव वाले लोग सेटल होने लगते हैं तो आज गांव की बहुएं प्रीति की मदद करती हैं और वो सबके लिए छोले भटूरे बना रही थी। आज पड़ोस के सभी लोग बड़े मजे से छोले भटूरे खाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।